आर्बिट्रेशन का पूरा पॉइंट ही ये होता है कि कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही मसला हल हो जाए। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर करना होगा कि अगर ये लेक्चर सीरीज़ आर्बिट्रेशन के बारे में है तो इसमें कोर्ट से रिलेटेड टॉपिक इंक्लूडेड ही क्यों है। बिकॉज ऑब्वियसली पावर्स ऑफ द कोर्ट का भी सवाल तब उठेगा जब एक्चुअली कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर तो कोर्ट के पावर्स का भी सवाल नहीं उठता। If you have already gone through the earlier lectures in this revision lecture series on arbitration, then you would know that even though arbitration is essentially an out-of-court settlement process, but there are certain situations where the court can and definitely does get involved. And while explaining the entire arbitration process, I have at various points discussed when and why the court gets involved. However, in this lecture, I have compiled all of the various powers of the court in one lecture. So mostly even though arbitration में कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, उसके बावजूद ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं एंड किस बेसिस पे किन सिचुएशंस में कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इस लेक्चर में ये सारे पॉइंट्स एक साथ कंपाइल्ड हैं। So these are all the various powers of the court, and by the way powers की जब हम बात करते हैं तो we also have to know the source of the power के power कहाँ से आया है, कोर्ट के पास किसने दिया है। तो obviously we know that the Arbitration Act 1940 contains all the rules and regulations relating to arbitration. So it is through this act only that the court gets all of these powers. तो जैसा कि आप इस लेक्चर में देखेंगे काफ़ी सारे पावर्स के साथ मैंने रेलेवेंट सेक्शन भी मेंशन किया हुआ है एंड काफ़ी सारे सेक्शंस में मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है पूरे सेक्शन का आपके रेफरेंस के लिए। ऑल्दो आप एक्ट गूगल से डाउनलोड करके भी ये सेक्शंस देख सकते हैं, बट इस लेक्चर का पर्पज़ है आपके साथ सिर्फ ओवरव्यू शेयर करना कि ये पावर्स हैं जो कोर्ट के पास अवेलेबल हैं। So this lecture is a summary of all of the powers that have been given to the court under the Arbitration Act 1940. Okay, normally तो we all remember कि एक दफ़ा आपने arbitrator appoint कर लिया तो you cannot under normal circumstances you can't just say that you are not happy with that arbitrator and you're not happy with your choice anymore. But if there are genuine reasons, if there are solid reasons for you to not continue with the appointment that you have made, that is अगर आपको arbitrator change करना ज़रूरी है तो इस situation में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं एंड कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी पार्टी को ये लीव ग्रांट कर दे कि आप उस आर्बिट्रेटर को जिसको कि आपने अपॉइंट किया था उसकी अथॉरिटी को रिवोक कर दें, यानी कि अब वो नो लॉन्गर आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट करेगा आपके डिस्प्यूट में। So here you can see section 5 on the screen and I have here reproduced the entire section and you can see for yourself. I'm not going to read the whole section out, but just focus on the first line where it says that authority of appointed arbitrator is irrevocable except by leave of court। यानी कि irrevocable का मतलब है कि रिवोक करने का पावर नहीं है, रिवोक करने की गुंजाइश नहीं है। irrevocable simply means cannot be revoked एंड रिवोक्ड मीन्स वापस ले लेना। तो आर्बिट्रेटर को एक बार अपॉइंट कर देने के बाद उसकी अथॉरिटी वापस रिवोक करने का पावर सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के पास है। इसी वजह से मैंने एम्फेसाइज़ किया था कि एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ कोर्ट ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ही इस तरह का कोई क्लॉज़ ऐड किया हुआ था कि अगर फ्यूचर में आपको आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोक करने की ज़रूरत पड़ती है तो अगर आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के थ्रू ही अपने आप को यानी कि पार्टीज़ अपने आप को ये पावर देती हैं, ये अग्रीड है कि आपस में कि अगर रिवोक करने की ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट के पास जाने के बजाय वो ख़ुद आपस में ये मैटर डिसाइड कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में ये एक एक्सेप्शन है टू द रूल इन सेक्शन 5 कि वो अब आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग द कोर्ट। But if for example the arbitration agreement is silent about this matter, then in that situation only the court has the power to grant the leave to the parties to revoke the authority of the arbitrator that has already been appointed. Okay, so let's look at the next power. The court also has the power to appoint the arbitrator or umpire, and we're already familiar with this particular power of the court.
Because earlier in this lecture series, when I was discussing the rules relating to the appointment of arbitrators, in that particular lecture I did talk about this rule, that is the power that the court has to make an appointment of the arbitrator if the parties are not able to do so, and in certain other circumstances as well. So here on the screen I have shared section 8 of the Arbitration Act 1940, and you can clearly see that there are 3 situations which have been mentioned in the act, that is where the power of the court to appoint arbitrator can be used, because section 8 clearly includes 3 subsections, that is A, B and C. And like I said, we have already gone through this particular section earlier, but I'll just very quickly go through it again. ओके, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्लॉज ए में ये ऑप्शन है कि अगर पार्टीज़ ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये बात मेंशन की है कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर विल बी बाय वे ऑफ कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, यानी कि पार्टीज़ की आपस में एग्रीमेंट होगी तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। अब ये बात आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखने का इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर बाद में कंसेंट यानी कि एग्रीमेंट होती ही नहीं आपस में पार्टीज़ के बीच में, तो उस सिचुएशन में द कोर्ट कैन इंटरफेयर, दैट इज़ द कोर्ट हैज़ द पावर टू सिंपली मेक एन अपॉइंटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज़। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अग्री, उनके बीच में डिफरेंसेस अराइज हो गए हैं, एग्रीमेंट इस बात पे भी नहीं हो रही है कि अब आर्बिट्रेटर कौन होना चाहिए। सो इन दिस सिचुएशन द कोर्ट हैज़ बिन गिवन द पावर टू मेक एन अपॉइंटमेंट। Okay, clause B simply covers the situation where, let's say that the arbitrator is just not performing his or her duty, or maybe the arbitrator becomes ill or sick, or maybe even dies. So in these situations there is basically a vacancy situation, यानी कि arbitrator appoint हो चुका था लेकिन either the arbitrator is being negligent and is not carrying out his duty, or maybe the arbitrator is not capable of carrying out his duty for any reason. Then in this situation there is a vacancy for the post of the arbitrator and the appointment will have to be made again. And once again of course याद रखें कि पहला ऑप्शन तो ये है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इस टाइप की वैकेंसी सिचुएशन के लिए भी शायद कोई क्लॉज मौजूद हो, लेकिन अगर नहीं है तो उस सिचुएशन में once again the court can step in, the court has the power to appoint another person in place of that other arbitrator who is either not able to carry out his duty or has not been able to do so, maybe because of illness or death. And clause C में simply वो situation mentioned है कि अगर for example there is an even number of arbitrators, तो you will need to appoint an umpire, and an umpire is not basically the same person as an arbitrator, but a separate person has to be hired. So इस situation में अगर umpire की appointment के ऊपर भी इख्तिलाफ है, agreement नहीं है, तो again the court can and does have the power to make the appointment of the umpire. ओके, सो ये A, B and C में सिंपली सिचुएशंस मेंशन्ड हैं, लेकिन प्रोसीजर जो है वो एक्चुअली कुछ इस तरह से होता है कि जिस पार्टी को आर्बिट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है एंड डिसएग्रीमेंट की वजह से प्रोसेस स्टार्ट ना होने की वजह से वो पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है कि प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में प्रोसीजर ये होगा कि उस पार्टी को दूसरी पार्टी को एक नोटिस सेंड करना होगा, रिटन नोटिस, एंड इस रिटन नोटिस के बेसिस पे बेसिकली ये पार्टी दूसरी पार्टी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि कॉन्कर कर ले। कॉन्कर का मतलब है अग्री कर ले ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, या फिर फॉर एग्जांपल अगर वैकेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जो मैंने क्लॉज बी में एग्जांपल मेंशन की कि वैकेंसी भी हो सकती है कभी कभी कि ओरिजिनली अपॉइंटमेंट हो चुका था, उसके बावजूद बाद में वैकेंसी सिचुएशन हो जाती है बिकॉज द आर्बिट्रेटर इज़ आइदर अनेबल टू एक्ट और मे बी डाइज और इज़ वेरी सिक। सो यानी कि क्लॉज ए, बी या सी तीनों में से जो भी मसला है, इन सिचुएशंस में जिस पार्टी को आर्बिट्रेशन प्रोसेस को कैरी आउट करना है तो वो दूसरी पार्टी को रिटन नोटिस सेंड करेगी कि आप अग्री कर लें, आप कॉन्कर कर लें, और लेट्स से इस रिटन नोटिस के नतीजे में वो पार्टी एक्चुअली अग्री कर लेती है कि ओके ठीक है हम अग्रीमेंट कर लेते हैं, किसी तरह से एक अग्रीमेंट पे आ जाते हैं कि ओके हम इस पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। तो अगर मसला यहीं हल हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपकी रिटन नोटिस का कोई फ़ायदा हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस रिटन नोटिस के बावजूद दूसरी पार्टी एग्रीमेंट करने से राज़ी ना हो, अग्रीमेंट के लिए रेडी ही नहीं है, तो अगर ये इख्तिलाफ सॉल्व नहीं होता पार्टीज़ के बीच में, तो उस सिचुएशन में
फिर अगर 15 दिन गुजर जाते हैं यानी कि रिटन नोटिस के बाद विद इन 15 डेज़ अग्रीमेंट नहीं आती दूसरी पार्टी की, तो उस सिचुएशन में फिर कोर्ट के पास ये पावर है टू मेक द अपॉइंटमेंट, लेकिन उसमें भी आपको यानी कि जिस पार्टी ने दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड की है उस पार्टी को एक्चुअली कोर्ट में एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी एंड उस एप्लीकेशन की बेसिस पे फिर कोर्ट जो है फैसला करेगी अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। अच्छा, मैंने पूरा सेक्शन वैसे रीड आउट नहीं किया था। सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 में एक लास्ट लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेयर इट सेज एज इफ़ ही और दे हैड बिन अपॉइंटेड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखें कि जब अगर कोर्ट अपॉइंटमेंट करती है यानी ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज़, तो फिर इस सिचुएशन में ये नहीं समझा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि अच्छा ये अपॉइंटमेंट तो कोर्ट ने किया था, हमारी मर्ज़ी नहीं थी, इसमें हमारी कंसेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट ने अपॉइंटमेंट किया भी है तो भी एक्ट में ये बात क्लियरली एंड में लिखी हुई है। यू कैन रीड दैट पर्टिकुलर सेक्शन, दैट पर्टिकुलर लाइन विच आई पॉइंटेड आउट, दैट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ सब सेक्शन 2 हियर, विच सेज़ कि दिस इज़ गोइंग टू बी एज इफ़ यानी कि समझा ये जाएगा कि ये इसी तरह है बिल्कुल जैसे कि पार्टीज़ ने अपनी एग्रीमेंट दी थी। तो अपनी एग्रीमेंट आपकी हो या ना हो आपकी कंसेंट, लेकिन जब कोर्ट एक दफ़ा आपके बिहाफ पे अपॉइंटमेंट कर देती है तो इट इज़ प्रिज्यूम दैट दिस इज़ एज गुड एज एन अपॉइंटमेंट मेड बाय द पार्टी देमसेल्व्स, and therefore the power of that particular arbitrator is not going to be any different from the power of an arbitrator who has been appointed by the parties themselves, because you see the point is कि अगर आपकी consent originally थी या नहीं थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट की तरफ से अपॉइंटमेंट हो चुका है तो अब आपकी consent प्रिज्यूम कर ली जाएगी and then you will have to submit to the authority of that arbitrator to act in your particular arbitration proceedings। ऑल्दो इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर देती हूँ बहुत छोटा सा, जो मैं मेंशन करना भूल गई थी कि जब ये नोटिस, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इन शॉर्ट समराइज़ कर देती हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी या सी में से कोई सी भी सिचुएशन अराइज़ होती है तो सबसे पहले पार्टी ए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अग्रीव्ड है, खुश नहीं है कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस रुक गया है या स्टार्ट नहीं हो रहा, तो पार्टी ए ने पार्टी बी को नोटिस सेंड करनी है, रिटन नोटिस, ठीक है, सबसे पहला स्टेप। फिर पार्टी ए को इंतज़ार करना है फॉर 15 डेज़। अगर 15 डेज़ के अंदर सामने वाली पार्टी यानी पार्टी बी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आता है, वो अग्री कर लेते हैं कि आपस में ही हम आर्बिट्रेटर चूज़ कर लेंगे, तो वेल एंड गुड, वरना तो फिर कोर्ट के पास पार्टी ए को एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। एंड इस सिचुएशन में जो पॉइंट मुझे ऐड करना था वो ये था कि फिर कोर्ट भी जो है दूसरी पार्टी को यानी पार्टी बी को ये अपॉर्चुनिटी देगी कि अपनी एक्सप्लेनेशन दे, अपने यानी कि देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग which will be given to the other party before the court starts making an appointment on behalf of the parties। यानी कोर्ट अपना ये पावर एक्सरसाइज करने से पहले यानी पार्टी ए की एप्लीकेशन पे अपना ये पावर एक्सरसाइज करेगी, लेकिन वो पावर एक्सरसाइज करने से पहले पार्टी बी को एक चांस मिलेगा अपनी एक्सप्लेनेशन देने का। Okay, by the way, that was an extended discussion of Section 8. Let's quickly move on to the third power that the court has. अच्छा, sections 11 and 12 are the relevant sections in this particular slide, but I will discuss them later on. But sections 11 and 12 are the pertinent sections. Just remember that with relation to the power of the court to remove arbitrators in certain situations. Once again, you can see on the slide that there are certain situations mentioned in section 11 where the court has been given the power to remove arbitrators. So remove is basically the opposite of appointing. पहले हमने डिस्कस किया कोर्ट के पास पावर है अपॉइंट करने का, नाउ वी आर कंसिडरिंग द सिचुएशन कि अब कोर्ट के पास पावर है रिमूव करने का आर्बिट्रेटर को। एंड देन सेक्शन 12 goes on to elaborate on the situation where the arbitrator has been removed by the court. So in that situation, that is where the arbitrator's authority has been revoked, then what happens? But right now I'm not going to discuss sections 11 and 12 in detail. That will be the topic for another video. Let's move on to the other power, that is the fourth power that the court has under the act. The fourth power is that the court has the power to modify an award which has been passed by the arbitrator, and on this topic that is related to section 15 I have made another video, so you can go through that lecture. And then we come to the fifth power, which is that the power has the court to remit an award for reconsideration by the arbitrator, and that is dealt with in section 16. And once again the same goes for section 15, that I have made separate videos for sections 15 and 16 and some other key sections of the Arbitration Act, so I won't be discussing these sections here in this lecture.
The sixth point is that the court has the power to pass judgment in terms of the award that has been passed by the arbitrator, after which the court issues a decree, and that decree is the one on the basis of which the execution is done, that is, the order is executed. And the court also has the power to pass interim orders, which is the seventh point that we're discussing. And interim simply means temporary orders until the final decision is taken. So the court has this additional power, and this is the seventh power. And then let's come to the eighth power that the court has. अच्छा, एथ पावर को समझने से पहले लेट्स क्विकली लुक एट द टर्म सुपरसीड. सो सुपरसीड का मतलब ये होता है, सुपरसीड का सिंपली मतलब ये होता है टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग एल्स. सो लेट्स से इफ़ आई से दैट ए हैज़ नाउ सुपरसीडेड बी, इट मीन्स दैट ए हैज़ नाउ टेकन द प्लेस ऑफ बी. और I can also say that B has been superseded by A. So this would again mean the same thing, that is that B has taken the place of A. So this was just a very quick reminder in case you don't remember what supersede means. So simply होता क्या है कि कुछ सिचुएशंस में अगर आर्बिट्रेटर का अवार्ड सेट असाइड कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, या फिर वॉइड हो जाता है, एंड ये दोनों मैंने दूसरी डिटेल लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं सिचुएशंस. बट अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में कोर्ट के पास ये पावर है टू सुपरसीड द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, टू सुपरसीड द आर्बिट्रेटर्स अवार्ड एंड इंस्टेड टेक अ डिसीजन. Once again, you can refer to that other lecture where I discussed this in detail, because this lecture is meant to be an overview of all of the powers of the court. Okay, so point number 9 is about the situation where if, for example, one of the parties is simply not willing to proceed with the arbitration and the other party is obviously not happy with that, then in that situation, this other party who wants to make sure that arbitration process is carried out, they can apply to the court, and then the court has the power to order the other party to submit the arbitration agreement in court, because this is a situation where, let's say, the arbitration agreement itself is not within the possession of the party who does want to go ahead with the arbitration process. Then in order to compel the other party to go ahead with arbitration proceedings, this is basically one of the steps. So in short, the aggrieved party has the option to actually apply to court, and then the court is going to order the other party to submit the arbitration agreement in court. Okay, point number 10 is extremely straightforward, that is the court has the power to extend the time that is going to be taken to make an award, and I'm not going to discuss this in detail right now because the video lecture is already quite long. And this was also not a very difficult point anyway, so I'm moving on to point number 11, that is the power that the court has to set aside an arbitrator's award. Now this is a very important section of the Arbitration Act, and there is an entire separate lecture on section 30 alone, so do look at that lecture in case you're not familiar with the conditions, that is the grounds on the basis of which the court has the power to set aside an arbitrator's award. Okay, point number 12 deals with another very important section, that is section 34, and this is about the situation where the court has the power to stop a case that has been brought before the court if that matter, if that particular dispute is already covered by a valid arbitration agreement. Then the court has the power to stay the legal proceedings and instead force the parties to go ahead and respect that valid arbitration agreement and use the arbitration process to solve their dispute. Okay, coming to point number 13, the court has the power to decide any dispute regarding the arbitrator's remuneration, that is the payment that has to be made to the arbitrator in return for their services. If there is a dispute over that particular issue, that is how much has to be paid, then once again the court can step in. The court has the power to resolve such a dispute. Okay, coming to the second last point, that is point number 14. So this deals with witnesses, and the court has the power to call upon witnesses using the relevant legal procedures, and these witnesses are going to appear before the arbitrator only, but the court has the power to summon these witnesses, that is to call upon these witnesses using the relevant legal procedures and formalities. Okay, and if you're still listening, because I know that this is a longer lecture than usual, so last but not the least, the court also has the power to appoint a receiver or any other official. For instance, if there is a situation where there is a dispute over some amount of money maybe or some property, so let's say कि dispute है पार्टी A and पार्टी B के बीच में कि ये property मेरी है या आपकी है, तो इस situation में जब तक ये dispute settle हो, decide हो, the court can decide कि ये official की custody में अब ये property रहेगी जब तक ये matter decide नहीं होता. और अगर उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट के पास पावर है टू अपॉइंट एन ऑफिशियल हु इज़ गोइंग टू
carry out the relevant inspection of the property. Finally, we are done discussing the 15 powers of the court under the Arbitration Act.